नमस्कार। मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के इस चैनल के माध्यम से छोटा सा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मैंने प्रदेश के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहाँ पे बच्चों और शिक्षकों के बात करने में कुछ प्रमुख समस्याएं मेरे सामने निकल करके आईं, जिसमें शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, वहाँ पर विद्यालय के रख रखाव के लिए किसी प्रकार का कोई अभी तक अनुदान नहीं दिया जाता है। और तीसरा, विद्यालयों की भवन की जो जर्जर स्थिति देखने को मिली। और ऑनलाइन शिक्षा इस कोविड काल में सबसे बड़ा एक मुद्दा बन करके आया है। तो आज मैं आम आदमी पार्टी के कुछ शिक्षक प्रकोष्ठ के पद के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं बारी बारी पहले उनका इंट्रोडक्शन कर देता हूं, फिर उनसे शिक्षा से जुड़े कुछ समस्याओं पे सवाल जवाब मैं करूंगा कि इनकी पार्टी की क्या विचारधारा है आने वाले समय में लेकर के। तो पहले मेरे साथ में जुड़े हुए हैं श्री अजय गुप्ता जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ में जुड़े हैं श्री एस राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ के। और दुर्गेश चौधरी जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश सचिव हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ में श्री विनोद कुमार पाल जी जुड़े हैं, जो कि जिला महासचिव हैं लखनऊ जनपद के। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे जो है, शिक्षकों के मुद्दे पर। तो शिक्षकों के मुद्दे जिन पर शिक्षक संघ संघर्ष कर रहा है, उन पर आपके प्रकोष्ठ में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पे क्या आप जवाब देंगे? अविनाश जी, आपके सुपथ प्रदर्शक में आपने हम लोगों के विचार चाहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समस्त दर्शकों को हमारा संगठन की ओर से, शिक्षक प्रकोष्ठ की ओर से नमस्कार। आपने शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में बात कही है, तो विगत 5 सालों से जब से भाजपा सरकार आई है, उससे शिक्षकों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनका किसी प्रकार का कोई निदान नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा शिक्षक पीड़ित हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर वो आंदोलनरत हैं। और दूसरे स्थान पर उनकी वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय। कोविड काल में जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ आर्थिक और उनके जीवन पर संकट आया, उनके परिवार के जीवन पर संकट आया, सरकार की ओर से किसी प्रकार की उनकी कोई सहायता नहीं की गई। तीसरे 90 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, भर्तियों में आरक्षण की जो अनदेखी की गई, और कुल पद खाली पड़े हुए हैं, 97,000 पद खाली पड़े हुए हैं। बेसिक में करीब 40,000 पद खाली पड़े हैं, माध्यमिक में, डिग्री में करीब 40,000 पद खाली पड़े। इन पदों पर किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की गई, और भर्ती की गई तो भर्ती या तो न्यायालय में की पर चढ़ गई या उन पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो शिक्षक आज पूरी तरह से इन सारी समस्याओं से पीड़ित है। साथ ही साथ शिक्षक के साथ और समस्याएं आ रही हैं, जिस प्रकार इस जो कोविड काल में जिस बीमारियों का सामना करा, और शिक्षक के बहुत पुरानी मांग एडिट के शिक्षक करते हैं कि उनको चिकित्सा सुविधा दी जाए, वो नहीं दी गई। प्रमोशन के लिए ऑनलाइन प्रमोशन की व्यवस्था की गई, ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था की गई, ऑनलाइन स्थानांतरण कोई पारदर्शी नहीं हुई, और सिर्फ एक लॉलीपॉप दिखा के आज हो रहा कल हो रहा, ऐसी व्यवस्थाओं में शिक्षक इधर से उधर भटकते रहे। उनका कोई वो नहीं, स्थानांतरण की कोई नीति नहीं सामने आई। तो शिक्षक लगातार इन परेशानियों से जूझते आ रहे हैं, आजिज हो गए इस व्यवस्था से। और एक बात यही सरकार कहती है, हमारे उप मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि सुखी मन होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन 5 साल में शिक्षक दुखी मन ही रहा, और इसलिए उनका शिक्षण कार्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। आम आदमी पार्टी इस बार शिक्षा के किन मुद्दों पर चुनाव में जोर दे रही है? शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी प्राथमिकताओं में शिक्षा को सर्वोपरि मानती रही है, जिसका उदाहरण दिल्ली है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी मनीष सिसोदिया जी का एक साफ विजन है, उनकी साफ दूरदर्शिता है कि किसी समाज का, किसी देश का, किसी परिवार का विकास तभी संभव है जब उसमें शिक्षा उसके लिए प्राथमिकता हो। तो शिक्षा के लिए हमारा तो सीधा सीधा विजन है कि हम अपने पूरे बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करें। शिक्षक गुणवत्ता परक हो, शिक्षक उच्च क्वालिटी के हों, शिक्षक सुखी मन के हों, और शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संवाद हो वो स्वस्थ हो, और उनके बीच एक जो माहौल हो, एक वातावरण हो, वो वातावरण एक सुखद वातावरण हो, जहाँ पर शिक्षा देने वाला भी और शिक्षा लेने वाला भी अपने हल्के मन से शिक्षा को ग्रहण करे। मेरा एक आपसे जो तीसरा सवाल है, वो है अभी तक जो मैंने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का जो मैंने निरीक्षण किया, उसमें सबसे बड़ी परेशानी निकल करके आई बच्चों के उचित बैठने की व्यवस्था,
शिक्षकों की कमी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही है, लगभग सारे विद्यालयों में देखने को मिला है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खास तौर से कोएड एजुकेशन के विद्यालयों में जहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके अनुपात में जो शौचालय हैं वो उतने उपयुक्त मात्रा में नहीं है। भवन पूर्णतया जर्जर देखने को मिले हैं, लगभग अधिकांश विद्यालय जो मैंने देखे हैं भवन जर्जर स्थिति में मुझे देखने को मिले हैं। पेयजल की शुद्ध व्यवस्था नहीं है विद्यालयों में, और ख़ास तौर से जो ग्रामीणांचल क्षेत्र के बच्चे हैं उनके पास तो बहुत तरह की परेशानियां आई हैं, उनके पास कम्यूटेशन नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, मुझे को बीकेटी में मैं कवर कर रहा था, एक बच्ची ने मेरे से बोला कि सर जब हम विद्यालय सुबह जाते हैं, हमारा विद्यालय जो है 16-17 किलोमीटर दूर पड़ता है, और जब हम बसों को हाथ देते हैं तो बसें रुकती नहीं हैं, तो कई बार हम विद्यालय पहुंच नहीं पाते और हमारा पूरा दिन उसी में खराब हो जाता है। तो इसमें आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, और आपकी अगर पार्टी आने वाले चुनाव में जीत करके आगे आती है तो आप इन समस्याओं का किस तरह से निदान करेंगे? देखिए, आपने 3-4 समस्याओं को उठाया है और देखा है। शिक्षा के जो विद्यालय हैं सरकार के नियंत्रण में, एक तो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जिनको रखने का, जिनको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। एक राजकीय विद्यालय हैं और एक प्योर प्राइवेट विद्यालय हैं। प्योर प्राइवेट विद्यालयों का शोषण किसी से छिपा नहीं है। वहाँ पे हमारे तो संगठन ने फीस के रेगुलेशन को लेके बहुत सारी प्रोग्राम चलाए, हम लोगों ने भी कार्यक्रम चलाए कि फीस जो है और छात्रों से जो फीस ली जा रही है उसका एक जो है उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कम से कम पेरेंट्स का उसका जवाबदेही होना चाहिए, जो हम फीस देते हैं क्या वो सुविधाएं दे पाते हैं। अब बात आती है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों की। सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में सरकार सिर्फ वेतन के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं देती, कोई सहायता नहीं देती, और जो प्रबंध तंत्र हैं उन प्रबंध तंत्रों को विद्यालयों से कोई लेना देना नहीं। उनको तो ये लग रहा है कि उन्होंने उनके पूर्वजों ने या 2-4 पीढ़ी पहले जो उन्होंने विद्यालय खोले वो किसी तरह से उनको वापस मिल जाएं, जिससे कि उन विद्यालय बंद करके और उन विद्यालयों पर अपने कॉम्प्लेक्स चला सकें, अपना व्यावसायिक गतिविधियां कर सकें। जहाँ तक बात आ रही है लाइब्रेरी की, जहाँ तक बात आ रही है पुस्तकालय की, जहाँ तक बात आ रही शौचालय की, जहाँ तक बात आ रही कक्षाओं व रूम की, आप आश्चर्यचकित होंगे कि ना तो प्रबंध तंत्र उसमें एक पैसा लगाने की स्थिति में है, क्योंकि फीस नहीं ली जाती। आप जितनी है मुफ्त शिक्षा के तहत वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और एक फीस ली जाती है, वो फीस नाम मात्र की फीस होती है, जिसमें कि मैनेजमेंट को ना तो बिल्डिंग के लिए उसमें कुछ पैसा बचता है, ना पुस्तकालय के लिए बचता है, ना परीक्षा के लिए बचता है। बहुत सारे स्कूलों में आप देखेंगे कि 3-3, 4-4 परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं, और शिक्षक आपस में कंट्रीब्यूट करके बच्चों के लिए जो है कॉपियाँ खरीदते हैं, परीक्षा पुस्तिकाएँ खरीदते हैं, जिससे कि उन पर परीक्षाएँ हो पाती हैं। कंपाउंड जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो आपके केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को शिक्षक चंदा करके खरीदते हैं, सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। ये दुखद स्थिति प्रदेश में तब दुखद स्थिति है जब ये सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि उसने शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर दिए, बड़े बड़े ऐड आ गए। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितना शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने ऐड पर खर्च किया है, विज्ञापनों पर खर्च किया है, उतना पैसा अगर सीधे स्कूलों को दे दिया गया होता तो शायद शिक्षा में सुधार होता, और शायद उस परिस्थिति में थोड़ा सा सुधार इनकी लेबोरेटरी में दिखाई देता, इनके जो पुस्तकालय में दिखाई देता। लेकिन आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर सरकार के नियंत्रण में विद्यालय चलना चाहिए, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इसलिए पूरे बजट का 25% का हिस्सा शिक्षा को मिलना चाहिए, और 25% का हिस्सा अगर उत्तर प्रदेश की के क्रम में बात की जाए तो 6.5 लाख करोड़ रुपए का बजट का 25% लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जिस दिन शिक्षा पर खर्च होने लगेगा, उस दिन उत्तर प्रदेश के शिक्षालयों की, वहाँ के विद्यार्थियों की हर समस्या का निदान अपने आप हो जाएगा। मैनिफेस्टो में जो सरकारें बोल जाती हैं कि हम इतना बजट दे देंगे, लेकिन जब सत्ता में आती हैं तो ये सारे वादे भूल जाती हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी, जैसे आप बोल रहे हैं कि 25% आप शिक्षा बजट पे खर्च करेंगे, तो हम मान लें कि आप उसको पूरा करेंगे जो आप संकल्प पत्र में अपने लिख करके देंगे, या आप भी आश्वासन देके चले जाएंगे? हमने कोई संकल्प पत्र नहीं देते, हम गारंटी देते हैं, और गारंटी के साथ साथ हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं। हमारे लिए ये बात तो कही नहीं जा सकती कि हम जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं। जिन वादों के साथ, जिन इरादों के साथ दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर विश्वास करके उनको वहाँ सौंपा, और आज सबसे पहले खाली भारत ही नहीं
पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब कोई भी हिंदुस्तान आता है तो सबसे पहले दिल्ली के स्कूलों को देखने की चाहत रखता है। तो उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जो भी वादे किए हैं वो 100% निभाए हैं। बाकी पार्टियों की हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, ये पार्टियां सिर्फ लोकलुभावन कर वादे करते हैं। आप वर्तमान सत्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात उठा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा ढोल के अंदर पोल अगर आप देखना चाहें, आपने खुद ही विद्यालयों को दौड़ा किया है, तो शिक्षा में ही सबसे बड़ी दुर्दशा नजर आएगी। लेकिन आप दिल्ली जाइए, दिल्ली के विद्यालयों को देखिए, वहाँ के शिक्षा के स्तर को देखिए, वहाँ के शिक्षकों के स्तर को देखिए, वहाँ के विद्यार्थियों के स्तर को देखिए। वो फर्राटेदार अंग्रेजी विद्यार्थी बोलते हैं। आज IITs में, मेडिकल एंट्रेंस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से सरकारी विद्यालयों के बच्चे आगे हैं, प्राइवेट बच्चे पिछड़ रहे हैं। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षा का व्यावसायीकरण हो रहा है और भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा को व्यावसायीकरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? ये आपने एक अच्छा सवाल किया और एक अच्छी बहस इस समय पूरे देश में होनी चाहिए। हमारे संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है, सरकार का विषय है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 19G के तहत शिक्षा पाने का और शिक्षा देने का और शिक्षा देने के लिए विद्यालयों को स्थापित करने का अधिकार भारतीय नागरिक को दिया गया है। उस अधिकार का दुरुपयोग करके शिक्षा की दुकानें और शिक्षा की मंडियां देश में प्रतिस्थापित हो गई, जिसमें कहीं न कहीं राजनेताओं का, कहीं न कहीं तत्कालीन सरकारों का, कहीं न कहीं सरकारी संरक्षण और उद्योगपतियों के संरक्षण से शिक्षा एक विकास का मार्ग नहीं रही, शिक्षा एक मानवीय आवश्यकता नहीं रही, शिक्षा एक उद्योग का रूप ले चुकी है। शिक्षा में लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, इसलिए शिक्षा व्यवसायीकरण की ओर जा रही है। आम आदमी पार्टी इस व्यवसायीकरण के विरुद्ध लड़ती आ रही है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक सिपाही शिक्षा के व्यवसायीकरण का विरोध करता है, शिक्षा में ठेकेदारी व्यवस्था का विरोध करता है, शिक्षा में पूंजीवाद का विरोध करता है। शिक्षा आम आदमी को होनी चाहिए, शिक्षा बराबर की पद्धति में होनी चाहिए। अमीर गरीब, ऊंच नीच, जो जातिगत विषमताएं हैं, वो सारी विषमताओं को दूर होकर एक सीट पर अगर IAS का बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरी सीट पर रिक्शा चालक का बच्चा उसी क्लासरूम में बैठना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की अवधारणा है। अभी जो मैंने देखा है विद्यालयों में छात्र संख्या के अनुपात में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, उसके लिए आपकी पार्टी किस प्रकार से समस्या का निदान करेगी? आम आदमी पार्टी शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ पहला ध्यान देती है। अब देखिए, 2-3 बातें आती हैं। जहां हम बात करते हैं 25% बजट खर्च करने, तो 25% बजट हम बिल्डिंग के लिए नहीं कह रहे हैं। 25% बजट हम सौंदर्यीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। 25% बजट में हमारा पहली प्राथमिकता होती छात्र और शिक्षक के अनुपात की। मैं आपको बता दूं कि जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो IITs हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन देती हैं, वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात मालूम क्या है? 1:5, 1:10, 1:15। जो NIRF जब रैंक देती है विद्यालयों की, तो उस रैंक में सबसे पहले प्रायोरिटी ये देखी जाती है कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में छात्र शिक्षक अनुपात क्या है। जिस इंस्टीट्यूशन में छात्र शिक्षक अनुपात अच्छा है, जैसे 1:5 है, 1:10 है, उसकी रैंक ऊपर जाती है। और जिन इंस्टीट्यूशंस में ये 1:40, 1:45, 1:60 जाती है, उसकी रैंक नीचे आती है। अब माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो यहाँ पर 75 बच्चों का सेक्शन बनता है, जिस पर एक विषय का एक टीचर दिया जाता। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर रेशियो एक शिक्षक बनाम 75 है, ये नॉर्म है। और जब भर्ती किए जाते हैं तो वो 75 नहीं होते हैं, वो 150 होते हैं, 200 होते हैं, 300 होते हैं। क्लासरूम होते ही नहीं, बच्चे बाहर होते हैं। तो एक शिक्षक पे 200, एक शिक्षक पर 150 छात्रों का भार होता है। तो ये जो रेशियो है, अब आप इसको जब सही करोगे तो जहाँ पर 40 टीचर काम कर रहे हैं, जहाँ पर 4 टीचर काम कर रहे हैं, 4 की जगह 40 टीचर आपको रखने होंगे 1:10 के रेशियो में। और जो हमारा RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, नई शिक्षा नीति भी उसको उसी के आधार पर तैयार की गई। उसमें स्पष्ट छात्र शिक्षक अनुपात की बात की गई है कि वो आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी लेवल पर 1:40 होना चाहिए। और जब 1:40 की हम बात करते हैं तो वर्तमान में जितने पद हैं, ऑटोमेटिकली ये पद 4 गुने हो जाते हैं। आज जैसे हम कह रहे हैं कि साहब शिक्षक सड़क पे, कौन शिक्षक सड़क पे? डिग्री लिए बैठा है, TET किए बैठा है, BEd किए बैठा है, लेकिन उसको
हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि योग्य शिक्षक नहीं है, और योग्य शिक्षक सड़क पर कंपटीशन देने के बाद 4-4 साल अपने रोजगार का, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये विषमता है। लेकिन अगर हम ये छात्र शिक्षक अनुपात अपने बजट बढ़ा के, जब 25% बजट होगा, स्वाभाविक रूप से हमारे पास पेमेंट करने को होगा, और ये अगर अनुपात बढ़ा के हम 140 कर दें तो पदों की संख्या भी 4 गुना होगी। यानी जो आज 1 लाख शिक्षक की हम जगह निकालते हैं, 4 लाख शिक्षक की जगह निकालेंगे, और पूरे प्रदेश में 16 लाख शिक्षक कम से कम प्राइमरी में होगा। तो ये बजट की पूर्ति वहाँ से होगी, और जहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात अगर सही होता है तो निश्चित तौर से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो नंबर 1 तो अनुपात सही करना है। नंबर 2, शिक्षा के जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी ट्रेनिंग पर्टिकुलर नहीं होती। हम टीईटी और एनईटी की तो बात करते हैं, लेकिन शिक्षक जो व्यवहारिक रूप से सीखता है कि हाउ टू टीच, तो हाउ टू टीच के लिए जो हमारे मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षकों को विदेशों से या उन इंस्टीट्यूशन से या आईआईएम से अपना कोऑर्डिनेशन करके हमारे शिक्षक आईआईएम से मैनेज करें कि शिक्षक को कैसे मैनेज करना है, शिक्षकों को शिक्षा को किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करना है, विदेशों ट्रेनिंग करके आ रहे। तो शिक्षक की एक जब क्वालिटी होगी तो ऐसी स्थिति में दोनों का जो एक तारतम्य बनेगा तो अपने आप एक स्तर सुधार की तरफ बढ़ेगा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षकों का मुद्दा बहुत तेज़ी से चल रहा उत्तर प्रदेश में, उस पर आपकी पार्टी की व्यक्तिगत राय क्या है? आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने दिल्ली में सारी बैठक करके शिक्षकों के साथ पंचायत करके पुरानी पेंशन की घोषणा की थी। अब पुरानी पेंशन की अगर आप बात करें तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में फ़र्क क्या है, एक लंबी बहस है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नई पेंशन योजना उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालने की एक साजिश थी, जिससे कि शिक्षकों का भविष्य, उनके परिवारों का भविष्य दांव पर है। आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत पहले समझा और स्पष्ट रूप से विधानसभा में इस प्रस्ताव पारित करके कह दिया दिल्ली में कि ये पुरानी पेंशन के अनुसार चलेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में भी, उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था स्पष्ट रूप से हम समर्थन करते हैं कि जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पहला काम राज्य कर्मचारियों के, शिक्षकों के हित में यही होगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। हम इसका समर्थन करते हैं, हम इसके पक्ष में लड़ते हैं, हम शिक्षकों के साथ। आखिरी सवाल आपसे करूंगा क्योंकि आप लोग का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है। ऑनलाइन शिक्षा कोविड महामारी में एक मात्र विकल्प था बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जितने विद्यालयों में मैं गया हूँ ये पूर्णतः कारगर साबित नहीं हुई है। आधुनिकरण के इस युग में भी हम डिजिटल इंडिया की न्यूज़ रख दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणांचल क्षेत्रों में आज भी बच्चे मोबाइल और इंटरनेट जैसी फैसिलिटी से बहुत कोसों दूर हैं। उसके लिए आपकी क्या राय है, आपकी पार्टी की? जब सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की बात कही थी तो सरकार को मालूम होना चाहिए कि उसमें कम से कम एक लैपटॉप की, ना लैपटॉप सही तो एक स्मार्टफोन की आवश्यकता होती है। आज तक योगी सरकार लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का दुनिया का एडवर्टीजमेंट करती घूम रही, इतने बांट दिए उतने बांट दिए, लेकिन आज तक नहीं दे पाए हैं। पहली ज़रूरत थी, जैसे कि हमारा बच्चा जब पुराने ज़माने पढ़ता था तो उसके हाथ में हम स्लेट देते थे, आज बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके हाथ में फ़ोन देना जिम्मेदारी है। निश्चित तौर से हमारी जनता, जिसको हम 5 किलो राशन पे पाल रहे हैं, जिस 5 किलो राशन से उसके जीवन यापन होता है, इतना स्तर नीचे गिरा दिया गया है। जो स्तर गिरा हुआ, जीवन स्तर इतना कभी नहीं था। आज 80,000 की आबादी पे हम गरीबी में पहुंच चुके हैं। उस स्तर में हम उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा तभी दे सकते हैं जब उनको हम कम से कम वो गैजेट्स, वो सुविधाएं दे सकें। तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि उस बच्चे का, जो बच्चा एनरोल्ड कराता है, उस बच्चे को उसके फादर के अकाउंट में मोबाइल खरीदने की क्षमता दी जानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है, चलो मोबाइल तो दे दिया जाता है, लेकिन कनेक्टिविटी क्या है, वाईफाई क्या है? आज स्थिति यह है कि शहरों में भी आप चले जाइए तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर चले जाइए तो आपका फ़ोन काम करना बंद करता है, गोला घूमना शुरू हो जाता है। और आप सोचिए, वीडियो स्ट्रीमिंग के द्वारा एक टीचर यहाँ से बैठ कर बच्चे को ऑनलाइन पूरा लेक्चर देके और बच्चे को पढ़ा देगा, तब जब वाईफाई कनेक्शन है ही नहीं ग्रामीण अंचल में। तो ये तो व्यवहारिक रूप से तब तक संभव नहीं है जब तक सरकार की प्राथमिकता वहाँ पर कनेक्टिविटी देना, वहाँ पर दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ में वो संसाधन देना बच्चे के हाथ में जिसकी ज़रूरत से उसको पढ़ना है।
तो इसलिए नहीं हो पाया कि ऑनलाइन की बात तो की गई दिखावा में, लेकिन अगर सरकार चाहती, युद्ध स्तर पे चाहती, तो सारे काम कर सकती। तो क्या 2 महीने के अंदर बच्चों को लैपटॉप नहीं दे सकती थी, बच्चों को मोबाइल फ़ोन नहीं दे सकती थी? अरे जब टीका के लिए आप जो है रात में बुला बुला के टीका लगाने की बात करते हो, तो जब आप ये बात आती है कि नहीं साहब हमें बच्चों को पढ़ाना है और ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाना है, तो आप शिक्षक लगा देते, वीडियो लगा देते, बहुत सारी आपके पास मशीनरी रहती, आप 24 घंटे के अंदर मोबाइल बच्चे के हाथ पहुंचा सकते थे, लेकिन आपको करना ही नहीं था। जाते जाते आप चारों लोगों से, चुनाव नज़दीक हैं उत्तर प्रदेश में और आप लोग भी अपनी पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं, तो इस देश की जनता को इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग अपना क्या क्या मैसेज देंगे? हम आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता और प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए जात धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, राष्ट्रीय एकता के सवाल पर हम लोगों को बात करनी होगी। जब तक शिक्षा पर हम लोग बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करेंगे, जात धर्म के मसलों पर उलझे रहेंगे, इस देश का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रदेश की जनता से निवेदन है कि देश को आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी अभी चीज़ें हैं जिनमें हमको काम करना बाकी है। इसलिए ये चुनाव एक मौका है आपके पास इस प्रदेश को आगे ले जाने का, इसके माध्यम से देश को आगे ले जाने का। तो इसलिए जो आपकी बुनियादी समस्याएं हैं उन पर वोट करिए, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी काबिलियत पर वोट करिए, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसी पार्टी को वोट करें जो आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके। आपका क्या कहना है सर? कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो बुनियादी सरोकार हैं जनता उन्हें समझे और एक बेहतर जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजे, क्योंकि ये मौका अगले फिर 5 साल बाद ही आएगा। धन्यवाद। सर, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से देश की जनता को? मैं प्रदेश की जनता से ये आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चुनाव के मौके पर अपने वोट की कीमत को पहचानें और जाति धर्म के आधार पर वोट ना दें। जो प्रत्याशी आपकी मुसीबतों के वक्त खड़ा रहता उसके फेवर में आप अपना वोट कास्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अपना समय दिया। ये थे आम आदमी पार्टी के शिक्षा प्रकोष्ठ के अलग अलग पद पे शिक्षक, जिन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा रखी, और आप आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और आप सभी लोगों को आने वाले उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।